लास्ट टाइम हमने जो है वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमने तमाम फार्मूलाज को कवर किया था लास्ट सेशन तक। तो आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करूँगा कि फार्मूले के अंदर तो खाली दो वैल्यूज हमने पुट करनी है। फॉर एग्जांपल एक करंट रेशियो का फार्मूला है जिसका हमने फार्मूला लिखा था करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, ये फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें करंट एसेट्स की कंप्लीट वैल्यू चाहिए और करंट लायबिलिटी की भी कंप्लीट वैल्यू चाहिए। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो है अगर ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू को फार्मूला में प्लॉट करके उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर करंट रेशियो जो है वो निकालने के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की कंप्लीट वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन ना हो बल्कि इसके अंदर के एलिमेंट्स को अलग अलग क्वेश्चन में दिया जा रहा हो। फॉर एग्जांपल कि कैश अलग दिया गया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अलग बताई गई हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स अलग रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा, हमें एसेट्स को एक जगह पर गैदर करना होगा और टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू को खुद ही कैलकुलेट करना होगा। तो हम आज की क्लास में ये सीखेंगे कि जो फॉर्मूले हैं इन सारे फॉर्मूलों के लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्मूलों के अंदर, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या वर्किंग हमें करनी होगी। एग्री? तो अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होगी। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट जो है वो आप जानते हैं कि उसका पर्पस होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, और प्रॉफिट कंपनी जो है वो एक साल के एंड पर अपना कैलकुलेट कर देती है। हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए लेकिन प्रॉफिट या लॉस हमें इनकम स्टेटमेंट के थ्रू निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट इनकम स्टेटमेंट का है सेल्स। क्योंकि तमाम बिजनेसेस जो है जो ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं वो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी जो रेवेन्यू है वो सेल्स से जनरेट होती है। तो सेल्स जो है वो आपने सबसे पहले लेनी होगी और सेल्स में से आप लेस करवाते हैं सेल्स रिटर्न और सेकंड लेस करवाते हैं सेल्स डिस्काउंट। ये दोनों चीजें यहाँ से लेस करनी है। अब सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट ये अगर हम दोनों लेस करवा दें तो अब जो हमारे पास सेल्स आएगी वो है नेट सेल्स। ठीक है। अच्छा, रिटर्न और डिस्काउंट जो है वो सेल्स आपकी रेवेन्यू को कम कर देते हैं, लिहाजा दोनों को आपने लेस करवा दिया। अब ये है आपकी प्योर रेवेन्यू नेट सेल। जितना भी प्रॉफिट अर्न होना है वो इस ही सेल्स में से अर्न होना है। अब आप जानते हैं प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें इसमें से एक्सपेंसेस को लेस कराना होगा। एक्सपेंसेस जो हमारे पास होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, यानी जो गुड्स बिकी हैं जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसकी असल कॉस्ट क्या थी, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं रेवेन्यू की। आप इसको सबसे पहले लेस करवाइए यहाँ से, तो लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग जो है, जो स्टॉक आपके पास फर्स्ट डे पर अवेलेबल था वो है। अब आप इसमें ऐड करवाते हैं नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस इटसेल्फ एक वर्किंग से आती है, क्योंकि आप इसमें परचेजेस लेते हैं, फिर इसमें ट्रांसपोर्ट को ऐड करके डिलीवर्ड कॉस्ट बनाते हैं, फिर इसमें से परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को लेस करवाते हैं, फिर जाकर आपके पास नेट परचेजेस आती है। ठीक है। तो हम इसको एक हेडिंग बना लेते हैं ताकि इसको अलग से हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमने इसमें परचेजेस लेनी है। परचेजेस में हमने ऐड करवाना है ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड हो जाएगा। ये ऐड होकर हमारे पास बनती है डिलीवर्ड कॉस्ट, और डिलीवर्ड कॉस्ट में से फिर हमें लेस करना होता है परचेज रिटर्न
परचेज रिटर्न हमने लेस करवा दिया। देन फिर हम इसमें से लेस करवाते हैं परचेज डिस्काउंट को। अब परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट दोनों जब हम डिलीवर्ड कॉस्ट में से लेस करवाते हैं तो अब आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगा इसका वो कहलाएगी नेट परचेजेस। अब इसमें आपने ये बात समझिएगा कि अगर ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन में मौजूद नहीं है तो परचेजेस के बाद ही डायरेक्ट परचेज रिटर्न और डिस्काउंट लेस हो जाएगी और नेट परचेज बनेगी। फर्स्ट करें ट्रांसपोर्ट तो है लेकिन परचेज रिटर्न और डिस्काउंट नहीं है तो फिर परचेजेस में ट्रांसपोर्ट ऐड करते ही नेट परचेजेस आ जाएगी। यानी जो गिवन हो वो आप लिखें और जो गिवन नहीं है उसको आप इग्नोर कर दें। तो अब आपने बिगिनिंग में नेट परचेजेस को ऐड करना है और ऐड करने के बाद ये आ जाएगी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। ये वो गुड्स हैं जो सेल्स के लिए अवेलेबल। सेल्स के लिए अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि ये सेल हो जाएंगे, हो पूरी की पूरी सेल हो सकती है इसी पीरियड के अंदर अंदर या सेल हो चुकी है। ये वो गुड्स हैं जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। हम इसमें से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सेल आउट करेंगे जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा और कुछ आपके पास बच जाएगी जिसको मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग कहते हैं। तो हम इसमें से अब लेस करवाते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग। एंडिंग मर्चेंडाइज उसको कहते हैं जो अनसोल्ड स्टॉक है जिसको आप सेल नहीं कर पाए इस पीरियड के अंदर, तो वो आपने यहाँ से लेस करवा देना है। अवेलेबल में से एंडिंग को लेस करवाएंगे तो अब जो कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वो उन गुड्स की कॉस्ट है जिसको आप सेल आउट कर चुके हैं, तो इस कॉस्ट से ही ये रेवेन्यू जनरेट हुई है जिसको आप नेट सेल्स कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करवाना है सेल्स में से। तो सेल्स में से आप लेस करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ ये बात समझने की है कि इस वक्त हमने ये जो रेवेन्यू थी जिसमें से हमने प्रॉफिट को अर्न करना था, तो इस रेवेन्यू में से भी हमने एक एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये इसका डायरेक्ट एक्सपेंस था क्योंकि इस एक्सपेंस से ही ये रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ने रेवेन्यू को जनरेट किया। अब हमने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करा दिया तो हमारा प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये प्रॉफिट ग्रॉस है, अभी नेट प्रॉफिट नहीं है, फाइनल प्रॉफिट नहीं है। अभी इसमें से कुछ और एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ज़मरे में आते हैं उसको भी हमें यहाँ से लेस करवाना होगा। तो अब हम लेस करवाएंगे यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप यहाँ से लेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज एक्सपेंस एंड एटसेट्रा। अब इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं, इसमें रेंट एक्सपेंस भी आएगा, इसमें डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस भी आएंगे, इसमें बैड डेट्स एक्सपेंसेस भी आएंगे, इसमें तमाम किस्म के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने पर चलाने पर हुए हैं वो सब यहाँ से लेस होंगे। अब आप इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब अपने ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करेंगे तो आपके पास अब एक और प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को आप नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम। ये ऑपरेट करके प्रॉफिट आपने अर्न किया है। अगेन कि ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, फाइनल नहीं है, ये वो प्रॉफिट है जो आपने इस सेल्स से अर्न किया है। समटाइम ऐसा होता है कि बिजनेस सेल्स जो कि सबसे बड़ी रेवेन्यू की उसकी सोर्स है, उसके अलावा भी किसी और सोर्स से अर्निंग कर रही होती है, तो वो सोर्सेस जो अदर सोर्सेस की कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं उनको हम अलग से रिपोर्ट करेंगे। ये प्रॉफिट अदर सोर्सेस से अर्न होने वाला प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट इस वक्त वो फाइनल प्रॉफिट है जो आपने इस सेल्स में से जनरेट किया है। ठीक है, अब आप इसमें ऐड करवाएंगे अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब कोई ऐसी इनकम जो आपने सेल्स के अलावा किसी और सोर्स से कमाई। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ कमीशन इनकम ले सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम ले सकते हैं। अब ऐसी कोई भी इनकम हो वो आप इसके अंदर ऐड करवा दें, तो ये वो प्रॉफिट है जो सेल्स में से अर्न कर रहे हैं
और ये वो प्रॉफिट है जो सेल्स के अलावा अदर सोर्सेज से आप अर्न कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रॉफिट को अगर ऐड करवा दें तो अब आपके पास बनेगी ये EBIT। EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अर्निंग तो आ गई है, इनकम तो है, लेकिन बिफोर अभी ये दो चीजों से पहले की अर्निंग है। एक इसमें से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट नहीं है और सेकंड इसमें से टैक्स सब्ट्रैक्ट नहीं है। ये दो और एलिमेंट हैं। अगर ये हम मजीद एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट इसमें से कर देते हैं तो हम फिर अपनी फाइनल इनकम को अचीव कर लेंगे। तो अब आप इसमें से वन बाय वन पहले इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप इसमें से टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू करता हूँ कि EBIT आपके पास, यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि EBIT आपके पास ये आ चुकी है। अब आपने इसमें से लेस करवाना है इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट आपने इसमें से जब लेस करेंगे तो अब जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है उसको हम कहेंगे EBT। EBT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आप देख सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, बट अब सिर्फ अर्निंग बिफोर टैक्स है। वजह यह है कि जो आई था इंटरेस्ट वो अब लेस हो चुका है। तो जब इंटरेस्ट को लेस करा दिया तो अब ये अर्निंग सिर्फ टैक्स से पहले की अर्निंग कहला रही है कि अब इसमें से सिर्फ एक एलिमेंट को लेस करना बाकी रह गया है, वो है टैक्स। तो अब हम इसमें से लास्ट एलिमेंट को भी अगर आप लेस करवा दें जो कि टैक्स है, तो टैक्स को लेस करने के बाद अब जो फाइनल अमाउंट है उसको कहेंगे हम नेट इनकम। अब बिजनेस ने अपनी फाइनल इनकम को अचीव कर लिया है। बिजनेस ने एक्चुअली पूरे साल वर्किंग करके जो अर्निंग की है वो नेट इनकम है, और नेट इनकम को कैलकुलेट करने का ये पूरा का पूरा इसका पैटर्न है। एक बार अगेन हम देखते हैं। सबसे पहले हमने सेल्स लेनी होती है, और सेल्स जो है वो आपकी सबसे बड़ी सोर्स है अर्निंग करने की। रेवेन्यू जो आपका इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है, जिस जो आप बिजनेस को चलाकर एक्चुअली रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो सेल्स है। ट्रेडिंग बिजनेसेस के अंदर सेल्स ही सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम होती है। सेल्स के करने से ही प्रॉफिट जनरेट होते हैं। तो आपने सबसे पहले सेल्स लिया, लेकिन अब इसमें से एक्सपेंसेस को वन बाय वन लेस करवाना है ताकि आप अपनी इनकम तक पहुंच सकें। तो सेल्स में से सबसे पहला एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर आप लेस करवा दें, जिसका पूरा पैटर्न ये था, एक्सप्लेन किया था आपको, जब ये आप लेस करवाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन याद रखें कि सेल्स में से कॉस्ट को कवर करने से फाइनल प्रॉफिट कभी नहीं आ सकता। वो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कवर किया गया है, जो सामान बिका था सिर्फ उसकी कॉस्ट को माइनस किया गया है, तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बिजनेस चलाने पर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए थे, जिसको हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नाम दिया था। ये जो सेल हुई थी, सेल्स को करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज भी रखे थे, उनकी सैलरीज भी पे की गई थी, तो वो सैलरीज एक्सपेंस हो गया। हमने अगर कोई जगह किराए पर ली थी, उसका रेंट पे किया तो रेंट एक्सपेंस भी हो गया। इसी तरह मशीनरी यूज हुई है तो उसकी डेप्रिसिएशंस भी हुई हैं। तो वर्ष के तमाम एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस को चलाने पर हुए हैं, इस सेल्स को जनरेट करने पर इस साल हुए, वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपने इसमें से लेस करवाए, तो अब आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई। ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम है जो हम सेल्स में से फाइनली अर्न कर रहे हैं। इस सेल से हासिल होने वाली इनकम को ऑपरेटिंग इनकम कहा जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम के बाद कोई और भी सोर्स हो सकती है जो हमने सेल्स के अलावा किसी और सोर्सेज से कमाया हो, जिसको हमने अदर इनकम का नाम दिया था। अब इसमें कमीशन इनकम भी हो सकती है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा, वरना इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम भी आ सकती है, रेंट इनकम भी आ सकती है, और कोई इनकम भी हो सकती है। तो वो तमाम किस्म की इनकम्स इसमें ऐड करें जो सेल्स के अलावा कमाई जा रही हैं, तो ये EBIT बनता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम इसमें से अगर इंटरेस्ट को लेस करवा दें तो अब आपके पास सिर्फ अर्निंग बिफोर टैक्स रह जाएगी, और फिर फाइनली अगर हम इसमें से टैक्स को भी लेस करवा दें तो अब हमारे पास लास्ट में नेट इनकम रह जाएगी। तो लिहाजा ये पूरा पैटर्न जो कि आपको नेट इनकम कैलकुलेट करना सिखा रहा है। अगर आप गौर कीजिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बहुत से फॉर्मूले ऐसे थे, खासकर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी जगहों पर नेट इनकम का अमाउंट चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए था, उसके अंदर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट रिक्वायर्ड था, इन्वेंटरी टर्नओवर्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का
अमाउंट बहुत सारी जगहों पे रिक्वायर्ड था। तो ये कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इस फॉर्मूले में यूज हो रहे थे। तो अगर आपको ये पूरी वर्किंग क्लियर है तो आप फॉर्मूले के अंदर अगर कोई चीज मिस होती है तो आप इजीली इस पैटर्न के ऊपर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारा एक सेगमेंट मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो अब बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में हमारे पास आप जानते हैं कि बैलेंस शीट की अगर शॉर्ट एक्सपेंशन बात करूं तो ये इक्वेशन पर बेस करती है। वो इक्वेशन है कि एसेट्स इज इक्वल टू होते हैं लायबिलिटीज प्लस शेयर्स होल्डर्स इक्विटी। ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस शीट की इक्वेशन है एक कॉर्पोरेशन में, और इस इक्वेशन पर ही पूरी बैलेंस शीट जो है वो बेस कर रही होती है। एसेट्स जो होते हैं कंपनी के अंदर ये टू टाइप्स होती हैं, आप जानते हैं। इसमें कुछ एसेट्स करंट होते हैं, कुछ एसेट्स फिक्स्ड होते हैं, नॉन करंट होते हैं जो कि 1 ईयर से ज़्यादा यूजफुल होते हैं। लायबिलिटीज की अगर हम बात करें, चूंकि एसेट्स लेने के लिए आपको दो ही सोर्सेज को यूज करना पड़ता है, या तो ओनर की कंट्रीब्यूशन चाहिए जिसको आप शेयर्स होल्डर इक्विटी कहते हैं, ये ओनर्स इक्विटी है बेसिकली। कॉर्पोरेशन में इसको शेयर्स होल्डर इक्विटी कहा जाता है क्योंकि जितने भी ओनर्स हैं वो शेयर्स को होल्ड करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं तो ओनर बन जाते हैं, तो लिहाजा उनको शेयर्स होल्डर्स इक्विटी से के नाम से रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर आउटसाइडर्स को अगर हम इस कंपनी में इन्वॉल्व कर लें, अगर आपके पास फंड्स की कमी हो और आप चाहते हैं इसके अंदर आउटसाइडर का भी कंट्रीब्यूशन अब हमें लाजमी चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लायबिलिटीज के थ्रू अमाउंट को एक्वायर करते हैं, और लायबिलिटीज जो है वो आउटसाइडर से आया हुआ पैसा है जो आपको कुछ टाइम के बाद रिटर्न करना होगा। तो इन दोनों सोर्सेज से आने वाला अमाउंट जो है उससे आप अपने एसेट्स को परचेज करते हैं। अब वो चाहे आप उससे करंट एसेट्स को परचेज कर रहे हो या आप उससे फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हो, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती है। इसलिए बैलेंस शीट की दोनों साइड जो है वो इक्वल होती है इसी इक्वेशन की वजह से। तो बैलेंस शीट बेसिकली टेक्निकली बात किया जाए तो बैलेंस शीट जो है वो जो अकाउंटिंग की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है इसकी एक्सपेंशन को कहा जाता है। इसको अगर आप एक्सपेंड कर दें, अगर आप इसको खोल कर बता दें कि इनमें एसेट्स कौन कौन से हैं, तो वो एक साइड बन जाएगी लायबिलिटीज, ये दूसरी साइड है, इसमें लायबिलिटीज और शेयर्स होल्डर इक्विटी को ओपन करके बता दें तो ये आपके पास दूसरी साइड जनरेट हो जाएगी। इस तरह दोनों साइड जो है वो डेफिनेटली इक्वल होनी जरूरी है, तो ये इक्वेशन जो है वो बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम इस बैलेंस शीट की जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को खोलते हैं कि एसेट्स में हमारे पास जो भी कुछ करंट और फिक्स होते हैं, तो हम यहाँ वर्किंग करते हैं कि आपके पास सबसे पहले है कैश। कैश में अगर आपके पास सेकंड एलिमेंट हो सकता है बैंक बैलेंस, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कैश, फर्क इतना ही ऑन हैंड है और ये एट बैंक है, यानी पैसे बैंक में रखवाए हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज को। मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर आप इसमें ऐड करें, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं। वर्ड सिक्योरिटी का कहीं पर भी आए तो आपने ये समझ लेना है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है आपकी इन्वेस्टमेंट का, यानी आपने कहीं पैसे लगाए हैं और उस पैसे को आपके पास जो सबूत है वो एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपके पास होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पैसे स्टेट बैंक के इशू किए हुए ट्रेजरी बिल्स के अंदर मौजूद हैं, ये टेक्निकल टर्म में हो सकता है आपको इससे ज़्यादा वाक़िफ़ ना हो फिलहाल, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर टी बिल्स आते हैं। टी बिल्स कौन से बिल्स होते हैं? ट्रेजरी बिल्स कहलाते हैं। ये स्टेट बैंक की तरफ से इशू किए जाते हैं। जब स्टेट बैंक को अगर अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो स्टेट बैंक जो है वो टी बिल्स को इशू करते हैं। ये फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए होते हैं टी बिल्स, और इनको इशू किया जाता है। तो जो कंपनीज होती हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देती हैं और वो इन टी बिल्स को परचेज कर लेती हैं। खासकर इसको कमर्शियल बैंक परचेज करते हैं। तो टी बिल्स को अगर आप परचेज कर लेते हैं, अपने पैसे स्टेट बैंक को दे देते हैं, तो फिर ये आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटी बन जाता है और ये हॉट कैश है। जब दिल चाहे आप इसको सेल करके इससे पैसे अपने वापस रिलीज करवा सकते हैं। तो ये फौरी तौर पर कैश में कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जो कि एक ऐसी
ऐसी जगहों पर आपने की हुई है जहां से फौरन से पेबैक आपको हो सकती है, तो इसलिए हम इसको करंट एसेट्स की ही कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इसके अंदर अगर आप फर्दर ऐड कर दें अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल्स को अगर आप इसके अंदर ऐड करवा देते हैं तो यहां तक के जो टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट को हम जो है वो एक नाम देते हैं दूसरे एसेट्स का, जिसको हम कह सकते हैं क्विक एसेट्स। आप गौर कीजिए कि अभी करंट एसेट्स के तमाम कंपोनेंट्स मुकम्मल नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ हमने इसमें 4 एलिमेंट्स को ऐड किया है, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और रिसीवेबल्स। अभी तक के जो एसेट्स हैं इसको हमने क्विक का नाम दिया। क्विक जो है वो करंट से भी ज्यादा तेजी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट एसेट्स को तो वो एसेट्स हैं जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्टेबल हो, लेकिन क्विक वो हैं जो कि उससे भी ज्यादा तेजी से कैश में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा जो फौरी तौर पर कैश हो या कैश में कन्वर्ट हो सके उसको हम क्विक की कैटेगरी में लेते हैं और उसमें ये 4 एसेट्स आप रिपोर्ट करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम फर्दर कुछ एसेट्स को ऐड करवा दें तो वो आपके फिर करंट एसेट्स बन जाएंगे टोटल। फॉर एग्जांपल कि आप इसके अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को ऐड करवा दें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इसमें ऐड हो जाए, प्रीपेड्स अगर क्वेश्चन में है एसेट्स हैं वो भी इसमें ऐड करवा दें। तो अब आपके पास जो एसेट्स आएंगे उसको आप नाम दे सकते हैं करंट एसेट्स का। अब इस टोटल को हम करंट एसेट्स कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं करंट में तो ये पूरे 6 कंपोनेंट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, लेकिन क्विक में ये 4 है। अगर क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आती है कि आप क्विक रेशियो को कैलकुलेट करें और क्विक रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था वो था क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ आपको क्विक एसेट्स की रिक्वायरमेंट थी तो आप क्विक के लिए सिर्फ ये वाले एसेट्स को ऐड करके क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी उसका फार्मूला था। तो आपको करंट एसेट्स चाहिए होंगे तो अब आप ये वाला अमाउंट यूज करेंगे टोटल, जिसके अंदर प्रीवियस की सारे आ गए क्विक वाले भी और 2 फर्दर ऐड हो गए, तो ये आपके पास जो है वो करंट एसेट्स बन जाएंगे। तो करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब करंट एसेट्स के बाद अब कुछ एसेट्स हमारे पास नॉन करंट होते हैं जिनको आप फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, जो मोर देन अ ईयर यूजफुल होते हैं। तो ऐसे एसेट्स में लैंड कॉस्ट है, फिर हमारे पास बिल्डिंग कॉस्ट है, लैंड सबसे ज्यादा फिक्स एसेट्स होता है, सबसे पहले आपने इसको रिपोर्ट कर दिया, और लैंड के बाद बिल्डिंग सेकंड आपका फिक्स एसेट्स है। तो बिल्डिंग की आपने कॉस्ट तो ली है, लेकिन इसमें से आपने लेस करवाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि बिल्डिंग एक यूजफुल एसेट्स है जो यूज्ड होता है टाइम टू टाइम। लैंड एक ऐसा एसेट्स है जिस एसेट्स की कोई लाइफ एस्टिमेट नहीं की जा सकती, और जिस एसेट्स की कोई लाइफ ही एस्टिमेट ना हो सके कि वो कितना चल सकता है तो उसको डेप्रिशिएट भी नहीं किया जा सकता। तो लैंड चूंकि डेप्रिशिएट होता नहीं है तो लिहाजा इसकी कॉस्ट ही आपने रिपोर्ट करनी है। लेकिन बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएट होती है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट जितने में आपने बिल्डिंग खरीदी या बनाई उसकी कॉस्ट में से आप लेस करवाएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी उस बिल्डिंग को आप यूज कर चुके हैं तो आपने उसको लेस करवाया, तो ये इसकी इस वक्त की प्रेजेंट वैल्यू आ गई जो इस वक्त स्टिल यूजफुल है बिल्डिंग की वैल्यू। तो अब आप बिल्डिंग के बाद फर्दर एसेट्स पर जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, इसके बाद फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। अच्छा, ये जो एसेट्स हैं मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये एसेट्स इस
इसके आगे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नेट। नेट का मतलब ये है कि ये एसेट जो तीन है, ये तीनों एसेट्स की बिल्डिंग की तरह इनकी कॉस्ट होगी और बिल्डिंग की तरह ही इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस भी होंगी, जितनी ये यूज हो चुकी होंगी चीजें, और उसके बाद जो इनकी एक्यूमुलेटेड की वैल्यू लेस करने के बाद अमाउंट आए उसको आप नेट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग की ये जो अमाउंट है ये नेट वैल्यू है, जिसको बुक वैल्यू का नाम भी दिया जा सकता है। तो आपने कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड बकायदा इस तरह से रिपोर्ट करना है और उसके बाद इसकी नेट वैल्यू को सामने दिखाना है। कैलकुलेशन में नेट वैल्यूज आती हैं। कैलकुलेशन जो जब आप टोटल करेंगे तो उसमें कॉस्ट को यूज नहीं किया जाता, ना एक्यूमुलेटेड को यूज करते हैं, बल्कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस करा के नेट वैल्यूज का टोटल लेते हैं। तो एक मैंने आपको करके दिखा दिया है किस तरह से नेट वैल्यू बनती है। इसी तरह मशीन की, इसी तरह फर्नीचर और इक्विपमेंट्स की भी कॉस्ट होगी, उनके भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस होंगी और वो लेस करवाकर उनकी नेट वैल्यूज आ रही होंगी। तो लिहाजा अगर ये सारे नेट वैल्यूज के अमाउंट को टोटल कर लिया जाए तो ये आपकी फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में जा रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा भी फर्दर कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कुछ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स भी होते हैं। गुडविल, गुडविल आपका एक एसेट्स है बट ये इनटेंजिबल है, नजर नहीं आता है, बट ये इंतहाई यूजफुल एसेट्स है। गुडविल की वजह से ही आपके गुडविल शोहरत है, फेम है, गुडविल की वजह से ही आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। जितना बिजनेस अच्छा चलता रहेगा उतनी गुडविल जनरेट होती रहेगी और गुडविल से आपकी सेल्स बढ़ती चली जाएगी और सेल्स से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा अल्टीमेटली। तो लिहाजा पूरे बिजनेस का दारोमदार जो है वो गुडविल के ऊपर ही होता है कि बिजनेस की गुडविल कितनी है। तो अब आप गुडविल के साथ और भी इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो एसेट्स फिलहाल हमने अभी यहाँ नहीं दिखाने, हम एक जर्नल पैटर्न में बात कर रहे हैं। मैं एंड एटसेट्रा लिख देता हूँ, यानी इसके अलावा भी कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। गुडविल के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और आपके पास एसेट्स हो सकता है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी आपने इस कैटेगरी में ले ली। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आप गौर कीजिए, यहाँ एक मार्केटेबल सिक्योरिटी का वर्ड था और अब ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों बेसिकली एक ही चीज है कि हमने अपने कंपनी के पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए और वहां से हमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गया जिसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन वो जो पैसे हमने अपनी कंपनी के दूसरे में इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो इंतहाई शॉर्ट टाइम के लिए हो तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाती है, यानी कुछ महीनों के लिए पैसे लगाए हैं तो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। और अगर आपने लंबे अरसे के लिए अपनी कंपनी के पैसे किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिए, पैसे लगा दिए हैं, तो फिर वो आप इन्वेस्टमेंट के नाम से, इन्वेस्टमेंट के टाइटल से फिक्स एसेट्स के अंदर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये आपके पास अब जो टोटल बनेगा, इस टोटल को आप कह सकते हैं फिक्स एसेट्स। तो अब अगर हमें टोटल एसेट्स रिक्वायर्ड हो कि कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं, तो फिर करंट भी आ चुके हैं, फिक्स भी आ चुके हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर दें तो ये आपके टोटल एसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एसेट्स वाला पोर्शन जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सिर्फ टोटल एसेट्स बनाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स में प्लस कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स। करंट ये है और फिक्स ये एसेट्स है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स बन जाएंगे, पूरे बिजनेस में अवेलेबल एसेट्स। यानी ये वाली साइड को हमने देख लिया कि किस तरह से आती हैं। अब हमारे पास सेकंड साइड है और सेकंड साइड में हमारे पास लायबिलिटीज हैं और शेयर्स होल्डर इक्विटी है। पहले अगर हम लायबिलिटीज के पोर्शन में बात करें तो लायबिलिटी को इटसेल्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ लायबिलिटीज करंट होती हैं जो विद इन ईयर आपको पे करनी होती हैं, और कुछ लायबिलिटीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती हैं, यानी वो आपने पैसे लंबे अरसे के लिए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एक्वायर किए हैं। ऑल्दो कि वो लायबिलिटी है उसको टाइम पर वापस करना है, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा ज्यादा मिला हुआ है। अब हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल, ये आपके पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली करंट लायबिलिटी है। इस करंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपने किसी सप्लायर से गुड्स को क्रेडिट पर हासिल किया हुआ है और उसका अमाउंट आपने उसको पे बैक करना है।
तो ये अमाउंट स्टिल पेबल है, अभी तक आपने दिया नहीं है, तो ये आपकी लायबिलिटी है अकाउंट्स पेबल के नाम से। और फर्दर लायबिलिटीज में इसमें नोट्स पेबल भी आ सकता है, बिल पेबल भी इसके ही अंदर आ सकता है, और एक्रूड एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर आ सकते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब आपने कुछ सर्विसेज एक्वायर कर ली हैं लेकिन उसके पैसे अभी पे नहीं किए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय से काम करवाया, सैलरी नहीं दी है तो सैलरीज पेबल। अगर आपने जो बिल्डिंग है उसको यूज कर लिया और उसका रेंट अभी नहीं दिया तो रेंट पेबल हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिसको आप कंज्यूम करें बट उसको अभी पे ना किया हो तो वो एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, वो इस तरह आपकी लायबिलिटी है। और इसके बाद हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि बैंक में जो आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं समटाइम उससे ज़्यादा विड्रॉ अगर आप कर लें कि बैंक की परमिशन से तो फिर उसको आप बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यानी बैंक से ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो अब जितना एक्स्ट्रा निकलवाया वो आपकी लायबिलिटी है, आपने बैंक को उसको पे करना है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसी तरीके से अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम को कहा जाता है कि जिसके पैसे तो आपने रिसीव कर लिए लेकिन उसकी सर्विसेज अभी आपने अपने हैंड से नहीं दी है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपसे एडवांस में फीस को कलेक्ट कर ले तो वो पैसे तो उसके पास ज़रूर आ गए हैं लेकिन उसने आपको सर्विसेज अपनी अभी प्रोवाइड नहीं की है, तो लिहाजा वो इनकम उसके लिए फिलहाल अनअर्न्ड है। अनअर्न्ड का मतलब जो अभी अर्न नहीं की है। तो ये एडवांस में अगर पैसे आ जाएं किसी हमारे कस्टमर से सर्विसेज के अगेंस्ट तो वो अनअर्न्ड इनकम कहलाती है। इसी तरह से एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर और अनअर्न्ड में थोड़ा सा ही फर्क है। अनअर्न्ड और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर दोनों में हमें कस्टमर से एडवांस में पैसे रिसीव हुए, फर्क सिर्फ इतना है अनअर्न्ड में जो पैसे मिले हैं वो सर्विसेज देने के अगेंस्ट में हमें मिले हैं, यानी इसके बदले में हमें सर्विस देनी होगी, और जो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर के नाम से हमें पैसे मिले हैं उसके बदले में हमें गुड्स को सेल करना होगा, यानी कुछ सामान हमने बेचने के लिए एडवांस पहले से ले लिया है तो उसको एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर का नाम दिया जा रहा है। तो ये आप सब ऐड कर लें। और एक और मैं लायबिलिटी इसमें ऐड करवा दूं जो कि अमूमन कॉर्पोरेशन में आ जाती है, डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल भी आपकी करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी के अंदर आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। डिविडेंड आप जानते हैं कि जो भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदता है और हमारी कंपनी में पैसे एज अ ओनर इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट में जो कंपनी के प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा बनता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो और डिविडेंड की अगर हम अनाउंसमेंट करते हैं कि डिविडेंड हम देंगे तो फिर यहाँ पर लायबिलिटी आ जाती है, क्योंकि हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया डिविडेंड आपका प्रॉफिट इतना बनता है तो अब उसकी लायबिलिटी हम पर डिविडेंड पेबल के नाम से रिपोर्ट की जाती है और वो भी करंट लायबिलिटी का हिस्सा है जो आपने जल्दी पे करनी होती है। तो ये सारी करंट लायबिलिटीज हैं, इनको अगर हम ऐड अप कर दें तो ये बन जाएगी करंट लायबिलिटीज। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में फॉर एग्जांपल आपके पास बैंक लोन है, मॉर्गेज पेबल है, और बॉन्ड्स पेबल है, एंड एटसेट्रा। बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो वो अमूमन एक लंबे टाइम के लिए होता है। मॉर्गेज पेबल जो है वो लॉन्ग टर्म इसलिए है कि इसके अंदर आप कोई चीज़ अपनी बैंक के पास रखवा कर, जिसको गिरवी रखवाना कहते हैं, मॉर्गेज करवा कर, गिरवी रखवा कर अगर उसके बदले में आप कोई लोन ले लें, जैसे आपने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवा कर लोन लिया हो, अगर आपने अपने कार के डॉक्यूमेंट्स रखवा कर लोन लिया हो या गोल्ड रखवा कर लोन लिया हो तो उसको हम मॉर्गेज पेबल के नाम से शो करते हैं। फिर बॉन्ड्स पेबल जो है वो एक ऐसी लायबिलिटी है कि जब कंपनी को एक लंबे अरसे के लिए पैसे एक्वायर करने हो और वो पैसे कंपनी चाहती है कि ओनर इन्वेस्ट ना करे बल्कि वो हमें क्रेडिट पर मिल जाए, उधार मिल जाए, जिसको हम बाद में वापस कर सकें, तो बैंक के अलावा कोई और सोर्सेस अगर हम जनरेट करना चाहें तो हमारे पास एक तरीका बॉन्ड्स भी है, जिसे डिबेंचर या बॉन्ड्स कह सकते हैं आप।
तो बॉन्ड्स के जरिए भी आप पब्लिक से पैसे ले सकते हैं, लेकिन वो पैसे उधार ही होंगे और टाइम पूरा होने के बाद आपको रिटर्न करने होंगे। तो बॉन्ड्स में भी एक बहुत बड़ी सोर्स है आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। तो अगर आप ये सब ऐड कर लें तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बन जाएंगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अच्छा, अब अगर हम टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो करंट और लॉन्ग टर्म मिलकर टोटल बनाती हैं, तो लिहाजा टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू होती है आपके पास करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होकर आपके पास बनती हैं टोटल लायबिलिटीज। अब इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है शेयर्स होल्डर इक्विटी। ये लायबिलिटीज का पोर्शन भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब शेयर्स होल्डर इक्विटी की अगर हम बात करें तो चूंकि ये ओनर्स की इक्विटी है, इसमें ओनर्स की ही सारी वर्किंग दिखाई जाएगी, जो ओनर्स ने कंपनी में पैसे लगाए या जो उनके पैसे कंपनी में क्लेम किए जा सकते हैं, उसको आप शेयर्स होल्डर इक्विटी के नाम से रिपोर्ट करते हैं। अब शेयर्स होल्डर इक्विटी में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आता है शेयर्स कैपिटल। आप जानते हैं कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट को जो है वो डिनोट करता है कि जितने पैसे कंपनी में ओनर्स की तरफ से इन्वेस्टेड है वो कैपिटल के टाइटल से रिकॉर्ड होते हैं, और जो कंपनी में शेयर्स खरीद कर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम शेयर्स कैपिटल के नाम से दिखा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप शेयर्स कैपिटल के साथ साथ रिटेन अर्निंग यहां दिखाते हैं। अच्छा, रिटेन अर्निंग और शेयर्स कैपिटल में बुनियादी फर्क क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। शेयर्स कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल है जिसको ओनर्स की तरफ से इन्वेस्ट किया गया, कंपनी में लगाया गया, लेकिन जो रिटेन अर्निंग है ये अर्न्ड कैपिटल है, इसको कमाया गया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। अगर मैं कंपनी में 1 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करूं और 50,000 उससे कमा लूं तो मेरा टोटल कैपिटल तो 150 हो गया, लेकिन इसकी कैटेगरी क्या है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 50,000 की उसकी बेस पर अर्निंग थी। तो ये इन्वेस्टेड कैपिटल है और ये रिटेन अर्निंग अर्न्ड कैपिटल है जिसको आपने कमा लिया है। अच्छा, शेयर्स जब हम इशू करते हैं सम टाइम उसके ऊपर हमें प्रीमियम हो जाता है, तो वो भी आपने यहाँ रिपोर्ट करना है। प्रीमियम मतलब ये है कि अगर एक कैपिटल की जो एक्चुअल वैल्यू है जिसको पार वैल्यू कहते हैं वो 10 रुपए, लेकिन मार्केट में हमारे शेयर्स की डिमांड बढ़ गई है तो हमारे शेयर मार्केट में इस वक्त ट्रेड 12 रुपए के ऊपर हो रहा है। यदि 10 रुपए की चीज को मार्केट में 12 रुपए का बेचा जा रहा हो तो कंपनी को एक शेयर इशू करने पर 2 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। तो वो जो प्रीमियम है वो आप शेयर्स प्रीमियम के नाम से यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाए मार्केट में तो आप उसको शेयर्स डिस्काउंट के नाम से रिपोर्ट करते हैं और इसको माइनस में दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका शेयर 10 रुपए का है और मार्केट में उसकी वैल्यू 8 रुपए हो जाती है। अब सिर्फ 8 रुपए ही लोग उसको खरीदना चाहते हैं लेकिन असल कीमत उसकी 10 रुपए है, तो 2 रुपए का आपको डिस्काउंट देना होगा शेयर होल्डर को, तो वो शेयर्स डिस्काउंट के नाम से यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास रिजर्व्स आते हैं। रिजर्व्स जो है वो कंपनी ने कोई अगर प्लानिंग कर रखी है कि कंपनी 1 ईयर के बाद, 2 इयर्स के बाद या कुछ महीनों के बाद कुछ काम करना चाहती है तो वो अपने प्रॉफिट्स को सम टाइम रिजर्व कर देती है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो आपके पास रिजर्व के नाम से आता है। तो ये भी शेयर्स होल्डर की ही इक्विटी के अंदर काउंट इसलिए होता है कि ये भी अल्टीमेटली प्रॉफिट ही है, चाहे आप उसको किसी खास काम के लिए महसूस कर दें लेकिन ये है स्टिल ओनर का ही हिस्सा। तो रिजर्व्स भी और रिटेन अर्निंग भी, ये सब रिटेन अर्निंग एक फ्री प्रॉफिट है जिसको अभी तक प्लान नहीं किया गया, और रिजर्व जो है वो प्लान प्रॉफिट है जिसकी आपने प्लानिंग कर ली है कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर ये सारे अमाउंट को हम ऐड अप कर लें तो ये आपके पास बन जाएगी शेयर्स होल्डर इक्विटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमने अभी पूरी अपनी इनकम स्टेटमेंट और
पूरी बैलेंस शीट से रिलेटेड तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब आप गौर कीजिए कि जो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे उन फॉर्मूलाज के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी वो सब इसी वर्किंग से आएंगी। तो ये सारी वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपका काम ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको कोई खास कन्फ्यूजन आनी नहीं चाहिए अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं और बार बार सुन लेते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है लेक्चर्स को आप बार बार सुने, स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप उसको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।